हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज फेब 2022 के थर्ड वीक के नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं टॉप 17 न्यूज़ लेके आई हूँ जो कि फेब के थर्ड वीक में चले थे। ठीक है, विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लाई हूँ। तो वन बाय वन हम इन सारी न्यूज़ को पढ़ेंगे एंड समझेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मे बी बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा कि मैम नेशनल और इंटरनेशनल पढ़ा रही हूँ तो इसमें जे.एंड.के का पोर्शन कहाँ है। जे.एंड.के के लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं अलग से, तो वो आप जे.एंड.के की न्यूज़ वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, तो इसके बाद दूसरी एक बात बोलनी है कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैम वीएलडब्ल्यू की पोस्ट अभी तक नहीं आई, अभी लाइक सिलेबस वगैरह नहीं आया किसी पोस्ट का। तो मैं उनको बता दूं कि जो करंट अफेयर्स है ये हर एक एग्ज़ाम में आपको आएंगे, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई पहले ही करवा रहे हैं सिलेबस आने से पहले, ताकि उस टाइम पे अगर जब सिलेबस आएगा आपको सारा ओवरबर्डन हो जाएगा, है ना। तो बेटर है आप थोड़ा थोड़ा पहले ही पढ़ के रखो। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंडक्टिंग एनुअली, ये हर साल कंडक्ट करते हैं क्या, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। कौन, आरबीआई कंडक्ट करता है एनुअली फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, जिसका प्रोपागेंडा या आप एम बोल सकते हो फाइनेंशियल एजुकेशन मैसेज, यानी कि फाइनेंशियल एजुकेशन मैसेज आगे पहुंचाना इसका किसका, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का एम होता है। ओके जी, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अभी हम 2022 की बात करते हैं। 2022 में कब से कब तक ये कंडक्ट किया गया, कब से, 14 to 18 फेब तक। ओके, इसका थीम क्या था 2022 का, वो था गो डिजिटल गो सिक्योर। ओके, किसका, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का थीम क्या था 2022 का, गो डिजिटल गो सिक्योर। अब यहाँ पे इसकी थीम की बात करते हैं तो ये थीम जो है ये स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव किसका, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2022-2025 NSFE, इसका एक स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है गो डिजिटल गो सिक्योर, जो कि थीम था इस साल के फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का। ओके, यहाँ पे मैं आपको 2021 का भी बताऊंगी। 2021 में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कब से कब तक मनाया गया था, 18 फेब एंड टू 12 फेब तक। ओके, क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है कि हम हम कभी कभी ऐसा क्या करते हैं कि रिसेंट वाली न्यूज़ देख के चले जाते हैं एंड वहाँ पे प्रीवियस ईयर की पूछी जाती है, एंड वहाँ पे क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद इसका आंसर यही होगा, एंड हड़बड़ी में वहाँ पे प्रेशर में हम गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे आप 2021 का भी याद रखिएगा। ओके, कब से कब तक था। एंड यहाँ पे और एक पॉइंट है, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक फर्स्ट टाइम कहाँ कब ऑब्जर्व किया था, 2016 में। ओके, चलिए जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। फिर से आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। आरबीआई इमर्ज्ड एज सेकंड लार्जेस्ट बायर ऑफ गोल्ड। आज आरबीआई को जो बोला गया सेकंड लार्जेस्ट बायर ऑफ गोल्ड है ये, अमंग किन में से, वर्ल्ड सेंट्रल बैंक 2021, किन में से, वर्ल्ड सेंट्रल बैंक 2021 में से जो है आरबीआई सेकंड लार्जेस्ट बायर ऑफ गोल्ड है। ओके, यहाँ पे भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, 2021 की बात हो रही है तो मैम क्या ये आज पढ़ा रही है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 2021 में जो है ये सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है 2021 का, एंड प्रेजेंट किया जाता है 2022 में, कंपाइल करके प्रेजेंट किया जाता है कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक किसको आई, किसको मिली। ठीक है, ऐसे ही होता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं। अब सेकंड लार्जेस्ट बायर है ये, तो लार्जेस्ट बायर कौन है वो भी देख लेते हैं। लार्जेस्ट बायर जो है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड है। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड की बात हो गई, अब ये भी देख लेते हैं। अब बायर हैं तो कितना बाय किया, ओके सॉरी, अब कितना बाय किया। अब लार्जेस्ट बायर की पहली बात करते हैं तो इन्होंने जो है 90 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड बाय किया, एंड जो सेकंड लार्जेस्ट है उसने कितना किया, 77.5 मेट्रिक, यानी कि आरबीआई ने 77.5 मेट्रिक टन गोल्ड जो है बाय किया। एंड यहाँ के आरबीआई की गोल्ड रिजर्व की बात करते हैं तो वो है यहाँ पे 754.1 टन एट द एंड ऑफ दिसंबर 2021। इनके गोल्ड रिजर्व में 754.1 टन्स ऑफ गोल्ड एट द एंड ऑफ दिसंबर 2021 में देखा गया। कहाँ पे, आरबीआई। ओके, अब यहाँ पे इनको जो है ये रैंकिंग यानी कि फर्स्ट सेकंड लार्जेस्ट बायर किसके हिसाब से मिली, किसके अकॉर्डिंग, गोल्ड हब। ओके, गोल्ड हब क्या है, ये है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। किसकी, ऑफिशियल वेबसाइट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। यहाँ पे मैंने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डाला है, सीईओ कौन है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के, वो है डेविड टाइट। कौन है, डेविड टाइट। ओके जी, अब यहाँ पे बात करते हैं एज पर गोल्ड हब के मुताबिक इंडियाज ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व जो है वो नाइन्थ लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। क्या, इंडियाज ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व जो है 9th लार्जेस्ट इन वर्ल्ड है एज पर गोल्ड हब।
ओके, चलिए जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे इंडियाज फर्स्ट वाटर टैक्सी की बात करते हैं। इंडिया देखिए, आप जो ये इंडिया फर्स्ट टाइम हुआ होता है वो ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जो भी न्यूज़ फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेगी उस पर ज़्यादा फोकस करे किया करिएगा। ओके, चलिए यहाँ पे इंडियाज फर्स्ट वाटर टैक्सी की बात हो रही है, तो कहाँ पे लॉन्च हुई? मुंबई में, ठीक है। कहाँ पे लॉन्च की गई? मुंबई में। और ये जो वाटर टैक्सी है ये कनेक्टिविटी है बिटवीन मुंबई एंड नवी मुंबई, ठीक है। यानी कि ये मुंबई से नवी मुंबई तक जाएगी। ओके, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके इनॉग्रेशन की। ये इनॉग्रेट की गई वर्चुअली किन्होंने? बाय सीएम उद्धव ठाकरे एंड यूनियन मिनिस्टर, यूएम है, यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। इन दोनों ने इनॉग्रेट किया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि उद्धव ठाकरे ने वहां पे क्या इनॉग्रेट किया एंड सर्बानंदा सोनोवाल ने क्या किया। कहीं कहीं पे यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा कि हाँ जी इसको सिर्फ इनॉग्रेट किया था सर्बानंदा सोनोवाल, ठीक है। ऐसा नहीं है, सीएम उद्धव ठाकरे भी थे एंड सर्बानंदा सोनोवाल भी थे। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन इनॉग्रेशन में था। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं जो ये इंडिया फर्स्ट वाटर टैक्सी फ्रॉम बेलापुर जेट्टी, कहाँ से? बेलापुर जेट्टी से, ठीक है। ये बेलापुर जेट्टी जो है यहाँ का आप मानिए एक काइंड ऑफ स्टेशन, जैसे कि बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, वहाँ पे जो है इसी का टैक्सी का स्टेशन आप काइंड ऑफ मानिए, जहाँ पे जेट्टी हम उसको बोलते हैं। ओके, तो कहाँ से? बेलापुर जेट्टी से ये निकली थी। तो बेलापुर जेट्टी को भी फर्स्ट टाइम इनॉग्रेट उसी दिन किया सीएम उद्धव ठाकरे ने, ठीक है। तो वहीं से ये वाटर टैक्सी निकली एंड वाटर टैक्सी निकाली। अब कैसे? फ्लैग्ड ऑफ वाटर टैक्सी, कौन? सर्बानंदा सोनोवाल जो थी उनने फ्लैग ऑफ किया वाटर टैक्सी को। यानी कि वो देते हैं ना कोई काइंड ऑफ इंडिकेशन या सिग्नल, एज सिग्नल कि चलिए मतलब झंडा लहराया उन्होंने, फ्लैग लहराया, तो वहाँ पे जो है ये वाटर टैक्सी आगे बढ़ी फर्स्ट टाइम। ओके, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं किन की प्रेजेंस में वहां पे और कौन कौन प्रेजेंट थे। डिप्टी सीएम अजित पवार एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकांत शिंदे, ठीक है। इसमें भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है वहां पे प्रेजेंट कौन थे एंड इनॉग्रेट किन्होंने किया था। तो कभी कभी मतलब कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रेजेंट थे उन्होंने इनॉग्रेट किया, जो कि गलत है, ठीक है। इनॉग्रेशन अलग और प्रेजेंस अलग होती है। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। अशोक कुमार जो कि रिटायर्ड वाइस एडमिरल वाइस चीफ ऑफ नेवी हैं, वो अपॉइंटेड, उनको फिर से अपॉइंट किया गया एज इंडिया फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, NMSC। क्या? अशोक कुमार को अपॉइंट किया गया एज इंडिया फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। अब यहाँ पे बात करते हैं अपॉइंट किया कितने सालों के बाद? 14 ईयर्स आफ्टर 26/11 मुंबई अटैक, ठीक है। 14 साल के बाद इंडिया फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो है अशोक कुमार को अपॉइंट किया गया। ओके, अब किन्होंने अपॉइंट किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। यहाँ पे नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की बात करेंगे। इट वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विद किसके साथ? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट। ये किसके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, जिसके हेड जो हैं वो कौन है? NSA अजित डोवाल। NSA क्या होता है? नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर। ओके, नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर। ओके, चलिए जी अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेपाल की बात करते हैं। नेपाल पहली कंट्री है आउटसाइड इंडिया टू अडॉप्ट इंडियाज UPI सिस्टम। UPI क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ठीक है। नेपाल आउटसाइड इंडिया की पहली कंट्री है, इंडिया के बाहर पहली कंट्री है जो इंडिया का UPI सिस्टम जो है अडॉप्ट कर रही है फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL, ये है इंटरनेशनल आर्म ऑफ NPCI। किसकी? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो है NIPL, ये इंटरनेशनल आर्म ऑफ NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की इंटरनेशनल आर्म है, ठीक है। ओके, यहाँ पे बात करते हैं इन्होंने जो है NPCI एंड NIPL इन्होंने ज्वाइन किए हैंड्स विद गेटवे पेमेंट सर्विस GPS एंड मनम इन्फोटेक के साथ, ठीक है। इन दोनों के साथ ज्वाइन करके टू प्रोवाइड सर्विसेज टू नेपाल, यानी कि UPI सर्विसेज नेपाल में प्रोवाइड करना, ये किन दोनों का जॉइंट वर्क है? NPI, NIPL, GPS एंड मनम इन्फोटेक, ठीक है। इन्होंने जॉइंटली किया कि ये प्रोवाइड करेंगे सर्विसेज टू नेपाल, ठीक है।
चलिए, यहाँ पे अगर यूपीआई की बात करेंगे, इतना क्या है यूपीआई का, है ना, मतलब हर जगह आज ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू हो रही है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लेके आई हूँ कि देखते हैं इसका कंट्रीब्यूशन क्या है हमारी जीडीपी में। इन 2021 में यूपीआई के थ्रू 3,900 करोड़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई थी सिर्फ 2021 में, जिनका वैल्यू है 940 बिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है, जो कि इक्वलेंट है अप्रोक्सीमेटली 31% ऑफ इंडियाज जीडीपी। देखो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है ना। इसलिए जो ये यूपीआई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी लाइफ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बिल गेट्स की बात करते हैं। बिल गेट्स जो उन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी है, फेब में एक बुक लिखी है, ऑथर ये उस बुक के ऑथर है। कौन सी बुक है? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ठीक है, टू बी रिलीज्ड इन May 2022। आई नो मैं आज पढ़ा रही हूँ तो, लेकिन न्यूज़ फेब की है, टू बी रिलीज्ड इसीलिए मैंने लिखा क्योंकि न्यूज़ फेब की है कि तब बोला गया कि ये बुक जो है इसकी न्यूज़ तो फेब में आई, लेकिन बोला गया कि इसका जो है ये रिलीज कब होगी? May 2022 में। ओके, अब इन्होंने ये जो बुक लिखी थी, इन्होंने सारी सिचुएशन पैंडेमिक की देख के फिर उन्होंने देखा कि मतलब कितनी ज़्यादा हालात ख़राब हो गए, फिर उन्होंने बुक इसीलिए लिखी कि ताकि हम पहले से ही प्रिपेयर हो जाए, हम प्रिकॉशस रहे नेक्स्ट पैंडेमिक के लिए, यानी कि नेक्स्ट अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आ जाए तो हम पहले से ही प्रिपेयर है, हमें कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। ओके, चलिए यहाँ पे बात करते हैं ये कब पब्लिश्ड बाय, कौन इसको पब्लिश करेंगे, ठीक है, टू बी पब्लिश्ड बाय, हाँ, पेंगुइन रैंडम हाउस इंटरनेशनली एंड नॉफ इन यूएस ऑन May 3rd, ठीक है। चलिए, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखेगा। चलिए, फेब 2021 की भी बात करेंगे। इन्होंने बिल गेट्स ने और एक बुक लिखी थी, कौन सी? हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, द सोल्यूशन वी हैव एंड द ब्रेक थ्रू वी नीडेड। इन्होंने और एक बुक लिखी थी 2021 में, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर जी कृष्ण रेड्डी की बात करते हैं, जो कि मिनिस्टर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ठीक है। इनकी बात करते हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया फर्स्ट ग्लोबल समिट। ये जो है 2 डे ग्लोबल समिट, 2 डे यहाँ पे मैं लिखा हुआ होता है, ठीक है। फर्स्ट ग्लोबल समिट जो 2 डे फर्स्ट ग्लोबल समिट है, क्या कहाँ पे ऑन किस पे? री इमेजिंग म्यूजियम्स इन इंडिया। कहाँ? री इमेजिंग म्यूजियम्स इन इंडिया, कहाँ पे? हैदराबाद में। ओके, चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं अप्रोक्सीमेटली 2300 रजिस्टर्ड टू अटेंड द इवेंट। इस इवेंट को अटेंड करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 2300 लोगों ने रजिस्टर किया था। अब यहाँ पे जो यही है, मतलब फर्स्ट ग्लोबल समिट की बात करते हैं, ये ऑर्गेनाइज अंडर किसके अंडर ऑर्गेनाइज किया गया? आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। जो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव ये जो मार्क करता है 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, ठीक है, तब ये इनॉग्रेट किया गया। ओके जी, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑनर किया बिल गेट्स को विद हिलाल पाकिस्तान अवार्ड। ये जो है ये सेकंड हाईएस्ट ऑनर ऑफ पाकिस्तान माना जाता है। हिलाल पाकिस्तान किनको दिया? बिल गेट्स को। बिल गेट्स कौन है? बिल गेट्स की न्यूज़ इससे पहले भी आई। बिल गेट्स कौन है? ये है माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर एंड को चेयर किसके? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। हमें ये पता होता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर एंड को चेयर, लेकिन मेनली मतलब किसी को पता नहीं होता है किसके? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। चलिए, यहाँ पे जो है इसको ऑनर किया गया बिल गेट्स को, हिलाल पाकिस्तान। अब किस लिए ऑनर किया गया? इनने ऐसा क्या काम किया था? हिज सपोर्ट टू पोलियो इरेडिकेशन, पुअरिटी रिडक्शन। कहाँ पे? पाकिस्तान में इनके सपोर्ट को किसके, मतलब बिल गेट्स के सपोर्ट को इनने सपोर्ट किस में किया? पोलियो इरेडिकेशन, वहाँ पे पोलियो खत्म करने में, एंड पुअरिटी रिडक्शन, पुअरिटी रिड्यूस करने में, ठीक है। इसलिए इनको हिलाल पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, ये सेरेमनी हेल्ड एट कहाँ पे? प्रेसिडेंट होम। कहाँ पे ये सेरेमनी की गई, यानी कि इसको ये अवार्ड दिया गया कहाँ पे? प्रेसिडेंट होम में। और प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ आलवी प्रेजेंट द अवार्ड। इन्होंने किसने दिया? आरिफ आलवी, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट, उन्होंने ये अवार्ड किसको दिया? बिल गेट्स को। चलिए, ये जो थे बिल गेट्स की बात करते हैं, ये इनका जो था 1 डे लॉन्ग टूर, यानी कि 1 डे टूर था वहाँ पे टू पाकिस्तान। एंड वहाँ पे जो किन किन के साथ मिले? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, एंड ऑल्सो विजिटेड नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। और वहाँ पे जो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वहाँ पे भी ये इन्होंने विजिट किया। अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं है आज। आई नो इमरान खान नहीं है आज, जब ये गए थे तब इमरान खान ही थे। ओके, चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं
कोल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड अवॉर्डेड विद मोस्ट डिपेंडेबल या ट्रस्टेड, यहाँ पे मैंने लिखा है अवॉर्डेड विद मोस्ट डिपेंडेबल या ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया अवार्ड 2022। क्या दिया गया इनको, कौन सा, कोल इंडिया लिमिटेड को कौन सा अवार्ड दिया गया, मोस्ट डिपेंडेबल ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। चलिए आगे देखते हैं। कॉन्फोर्डेंस, जो कोल इंडिया लिमिटेड है इनको जो है महारत्ना कंपनी का टाइटल मतलब दिया गया है, ठीक है। महारत्ना कंपनी बहुत सारी जगहों पे आपको मिलेगा ये महारत्ना कंपनी, आप कंफ्यूज नहीं होएगा कि कोल इंडिया लिमिटेड पढ़ा था तो यहाँ पे महारत्ना कंपनी है। महारत्ना कंपनी आपको आ सकता है क्वेश्चन में कि महारत्ना कंपनी मोस्ट डिपेंडेबल ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया अवार्ड दिया गया। ओके, कंफ्यूज नहीं होएगा। चलिए जी, अब इनको ये अवार्ड कहाँ पे रिसीव्ड एट एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज एट कहाँ पे, इंडस्ट्री चैम्बर एसोसियम ASSOCHAM कोलकाता, ठीक है। एसोसियम कोलकाता ये जो है यहाँ से है, ओके, ये याद रखिएगा। अब ये एसोसियम क्या होता है, ये है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कोलकाता, वहाँ पे ये अवार्ड फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। कौन सा अवार्ड फंक्शन, एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड फंक्शन, एंड उसी अवार्ड फंक्शन में जो है कोल इंडिया लिमिटेड को ये अवार्ड मिला। ओके, यहाँ पे बात करते हैं कई यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर जो है कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स श्री प्रहलाद जोशी जो है उन्होंने भी कॉम्प्लीमेंट किया इस पे कि हाँ जी हमें ये अवार्ड मिला, बहुत ही ऑनर की बात है, ठीक है। इन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया इस पे, ओके। कहीं कहीं पे सुनने को मिलेगा या देखने को मिलेगा दैट ये जो है अवार्ड इन्होंने रिसीव किया नहीं, ये कोल इंडिया को ही दिया गया। तो ये जो वहाँ के यूनियन मिनिस्टर हैं कोल एंड माइंस के, इन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया, ओके। चलिए, नेम ऑफ कोल इंडिया चेयरमैन, कोल इंडिया चेयरमैन का नाम क्या है, मिस्टर प्रमोद अग्रवाल। अब यहाँ पे मैंने ये न्यूज़ क्यों इंक्लूड किया आगे बताती हूँ। जो मिस्टर प्रमोद अग्रवाल है ये चेयरमैन है कोल इंडिया के, तो इंक्लूडेड ये इनको इंक्लूड किया गया लिस्ट ऑफ टॉप 40 CEOs ऑफ इंडिया, ठीक है। लिस्ट ऑफ टॉप 40 CEOs ऑफ इंडिया जो है उसमें मिस्टर प्रमोद अग्रवाल को इंक्लूड किया गया, कब, इन जन 2022। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसलिए मैंने इंक्लूड की यहाँ पे। अब जन 2022 की ही बात करेंगे। डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया जो कि विनय रंजन है, इनको जो है इंडियाज 100 ग्रेट पीपल मैनेजर्स, ठीक है, 2000 इनको किस पे इंक्लूड किया गया, इन इंडियाज 100 ग्रेट पीपल मैनेजर 2021, ओके। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, आसाम यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट स्टेट, ओके। आसाम एक पहली स्टेट जो है, आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इंडियाज़ फर्स्ट नाइट नेविगेशन ऐप फॉर फेरी सर्विसेज। इन्होंने लॉन्च किया इंडियाज़ फर्स्ट नेविगेशन ऐप फॉर फेरी सर्विसेज। किसने, आसाम गवर्नमेंट ने। कहाँ पे, आसाम में ही है ना, यानी कि फर्स्ट स्टेट बनी, आसाम फर्स्ट स्टेट बनी जहाँ पे ये इंडियाज़ फर्स्ट नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च किया गया, ओके। चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं ऑन द, कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र रिवर इन गुवाहाटी आसाम। फेरी सर्विसेज जो ब्रह्मपुत्र रिवर में इन गुवाहाटी आसाम में चल रही है, वहाँ पे इंडिया फर्स्ट नेविगेशन ऐप जो है लॉन्च किया गया, ओके। अब यहाँ पे देखिए लॉन्च बाय किसने, CM ऑफ आसाम। आसाम कौन है, हिमांता बिस्वा शर्मा। कौन है, हिमांता बिस्वा शर्मा, इन्होंने ही लॉन्च किया ये। चलिए यहाँ पे देखते हैं आप, डेवलप्ड बाय, किन्होंने डेवलप किया, स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इन एसोसिएशन विद प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ IIT मद्रास जो कि के राजू है। इनके साथ एसोसिएशन में किसने, स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इन एसोसिएशन विद के राजू जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ IIT मद्रास है, इन्होंने डेवलप किया ये ऐप, ओके। चलिए, CM ऑल्सो लॉन्च्ड, यहाँ के CM की बात करते हैं। आसाम में इन्होंने क्या और लॉन्च किया, 10 आधार बेस्ड कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज, आधार बेस्ड कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज जो है CM ऑफ आसाम ने आसाम में और लॉन्च किए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। गोबर्धन की यहाँ पे बात हो रही है। ये जो है गोबर्धन एशियाज बिगेस्ट बायो CNG प्लांट है। व्हाट CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेशनल गैस। गोबर्धन जो है एशियाज बिगेस्ट बायो CNG प्लांट इनॉग्रेटेड बाय, किन्होंने इनॉग्रेट किया, PM मोदी ने। कहाँ पे, एट इंदौर मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए जी यहाँ पे बात करते हैं अब, यहाँ पे गोबर्धन को बिगेस्ट बायो CNG प्लांट, तो कितनी कैपेसिटी, 550 टन्स इसकी कैपेसिटी है, ओके। अब ये गोबर्धन कहाँ पे सिचुएटेड, एट देवगुरादिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पे है। कहाँ पे, देवगुरादिया ट्रेंचिंग ग्राउंड, इंदौर मध्य प्रदेश। चलिए अब यहाँ पे जो है एशियाज बिगेस्ट बायो CNG प्लांट जो गोबर्धन, ये बेस्ड ऑन किस कॉन्सेप्ट बेस पे बनाया गया, वेस्ट टू
वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ, सीधे मतलब पता चल रहा है वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट को यूज करके कुछ ना कुछ यूटिलाइज करके वेल्थ हासिल करना, ठीक है। चलिए, ये जो है एशिया बिगेस्ट बायो सीएनजी प्लांट, ये इन लाइन विद स्वच्छ भारत मिशन इसके साथ मिलके काम करता है। ओके, एंड यहाँ पे देखते हैं इसकी प्रोडक्शन भी कितनी होगी। विल प्रोड्यूस 17,000 kg ऑफ सीएनजी पर डे एंड 100 टन्स ऑर्गेनिक कंपोस्ट पर डे, है ना, काफ़ी ज़्यादा इसका प्रोडक्शन जो होगा सीएनजी का एंड ऑर्गेनिक कंपोस्ट का। यहाँ से गोबर, जहाँ पे जो इसका नाम दिया गया है गोबर, इसका फुल फॉर्म जो है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स डन, ठीक है, ये जो है इसका फुल फॉर्म है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट ट्राइबल फेयर, इंडियाज लार्जेस्ट ट्राइबल फेयर की बात करेंगे, सेलिब्रेटेड तेलंगाना, कहाँ पे, तेलंगाना। अब ट्राइबल फेयर की बात करते हैं। अब ये भी बोलती हूँ पहले से ही, कौन सी ट्राइब, कोया ट्राइब, ठीक है, कोया ट्राइब नाम है इसका। यही जो है एक फेस्टिवल मनाते हैं, ट्राइबल फेस्टिवल, कहाँ पे, तेलंगाना में, वहाँ पे कहाँ पे, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है। ट्राइबल फेयर है सॉरी, कोया ट्राइब के बारे में नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में, ये पूछेंगे कि किस स्टेट में, ठीक है, ये पूछा जाएगा कौन सी ट्राइब, ये पूछा जाएगा कि ये मेला है या मतलब ये फेस्टिवल जो है ये कितने दिन का होता है। आगे देखते हैं, ये 4 डे मिडाराम जत्रा, ये 4 डे मिडाराम जत्रा सेकेंड लार्जेस्ट फेयर इन इंडिया, इसका नाम क्या है, ये 4 दिन तक चलता है, मिडाराम जत्रा इसका नाम है, ये 4 दिन तक चलता है एंड ये सेकेंड लार्जेस्ट फेयर है इन इंडिया आफ्टर, किसके बाद, कुंभ मेला। कुंभ मेला जो है फर्स्ट लार्जेस्ट फेयर इन इंडिया है एंड इसके बाद जो है वो है जो इसका नाम मेदाराम जत्रा है, वो कौन सा, कोया ट्राइब जो सेलिब्रेट करती है, कहाँ की, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं सेलिब्रेटेड फ्रॉम 16 to 19 ऑफ फेब 2022, कहाँ से कहाँ तक सेलिब्रेट किया गया, 16 to 19 फेब ऑफ 2022। एम जत्रा, जो ये मिदाराम जत्रा है, इसको और भी इसका दूसरा नाम है, इसको क्या बोला जाता है, समक्का सरामाला सॉरी सलाम सारालम्मा जत्रा, समक्का सारालम्मा जत्रा, इसको और बोला जाता है, यानी कि इसका दूसरा नाम है। ओके, चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स MOTA सैंक्शन, इन्होंने कितना सैंक्शन किया इस फेस्टिवल के लिए, ₹2.26 करोड़ फॉर द फेस्टिवल इन 2022 की बात हो रही है, फेब 2022। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। विनीत जोशी की बात करते हैं। विनीत जोशी अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, किसको एज चेयरमैन ऑफ, न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया गया ऑफ CBSE, विनीत जोशी, जो कि एक IAS ऑफिसर है एंड ऑल्सो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के डायरेक्टर जनरल भी हैं या एक IAS ऑफिसर भी है। फॉर्मर, मतलब विनीत जोशी से पहले देखते हैं कौन चेयरमैन थे CBSE, वो थे IAS मनोज आहूजा। अब इनकी भी बात हो रही है तो ये देखते हैं कि इनको अपॉइंट किया गया एज ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी ऑफ एग्री एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, क्या किया इनको, अपॉइंट एज ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी ऑफ एग्री एंड फार्मर्स वेलफेयर, किनको, IAS मनोज आहूजा, जो कि फॉर्मर चेयरमैन ऑफ CBSE थे, ठीक है। अब यहाँ पे CBSE की बात हो रही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, दिल्ली में। कब फाउंड किया गया था, इन 3 नवंबर 1962 में। ओके, चलिए जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड, इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की एक ऐप, क्विट टोबैको ऐप, ठीक है, यानी क्योंकि आपको पता है यार टोबैको की वजह से कितना ज़्यादा, मतलब कितनी सारी डेथ्स हो रही है, कितनी नई नई बीमारियां, लंग इन्फेक्शन, बहुत सारा कुछ हो रहा है इस टोबैको की वजह से। तो इन्होंने जो है WHO ने रिसेंटली एक ऐप लॉन्च की जिसका नाम क्विट टोबैको ऐप है, कि उन्होंने की बाई डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, जो कि रीजनल डायरेक्टर है WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन के, ठीक है, किसने, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने लॉन्च की है एप्लीकेशन। जूरिंग, कब की, WHO's ईयर लॉन्ग एक कैंपेन चला जिसका नाम कमिट टू क्विट, किनका, WHO का ईयर लॉन्ग कैंपेन था, कौन सा, कमिट टू क्विट, इसी के दौरान इन्होंने जो है ये एप्लीकेशन लॉन्च की। ओके, चलिए, अब टोबैको से मैंने आपको बोला बहुत सारी डेथ्स होती है। अब लास्ट ईयर की बात करते हैं, या मतलब एवरी ईयर कितनी एवरेज में डेथ्स होती है, नियरली 8 मिलियन पीपल हर साल टोबैको की वजह से मरते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। दिल्ली पुलिस इंडियाज फर्स्ट सिक्योरिटी फोर्स
दिल्ली पुलिस इंडिया की फर्स्ट सिक्योरिटी फोर्स बनी टू लॉन्च स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस। क्या लॉन्च करना? टू लॉन्च स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस अलॉन्ग विद शास्त्रा ऐप। अब इन दोनों को लॉन्च किसने किया? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन 75th एनिवर्सरी ऑफ दिल्ली पुलिस। कब किसने किया? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो है। कब किया? 75th एनिवर्सरी ऑफ दिल्ली पुलिस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली पुलिस इंडिया की फर्स्ट सिक्योरिटी फोर्स है टू लॉन्च स्मार्ट कार्ड आर्म्स कब? 75th एनिवर्सरी ऑफ दिल्ली पुलिस। मतलब ऐसी ऑप्शंस में ऐसे आ सकता है ना, और भी सारे बाकी ऑप्शंस आ सकते हैं। तो 75th एनिवर्सरी ऑफ दिल्ली पुलिस, इसके दिन इसको लॉन्च किया गया। ओके, चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं स्मार्ट कार एंड शास्त्रा ऐप जो है, इनको किसने डिज़ाइनर डेवलप किया? इन कोऑर्डिनेशन विद नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एंड ईजीडी, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फो टेक्नोलॉजी। ठीक है, डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड इन कोऑर्डिनेशन विद नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फो टेक्नोलॉजी। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज की बात करते हैं। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 21 Feb 2022 की बात करते हैं। अब सेलिब्रेशन बाय किसने किया? यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके ओके, अब 2022 की बात हो रही है तो यहाँ पे थीम देखते हैं, क्योंकि हर साल अगर मनाया जाए लेकिन थीम से डिफरेंट रखते हैं हर साल के, कि कौन सा थीम लेके हम आगे प्रेजेंट करेंगे, कौन सा थीम लेके हम कौन सी अवेयरनेस, कौन सा थीम लेके हम कौन सी बात आगे पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं 2022 की थीम देखते हैं। यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज, जो था थीम 2022 का था। किसका? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का। ओके, फर्स्ट इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे वॉज ऑब्जर्व्ड इन 2000। कब? 2000। अब यहाँ पे देखते हैं, मदर लैंग्वेज डे वॉज इनिशिएटिव ऑफ बांग्लादेश। कहाँ का इनिशिएटिव था? बांग्लादेश। एंड अप्रूव किसने किया था? इन 1999 बाई यूनेस्को। ठीक है, चलिए जी, लास्ट लिव्स की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड डे ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, ऑब्जर्व्ड ऑन Feb 20। ठीक है, इसका थीम 2022 का क्या था? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। क्या था? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ओके, वर्ल्ड डे ऑफ जस्टिस की बात हो रही है, यहाँ पे जस्टिस की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है, इंसाफ के लिए, है ना। तो इनका एम क्या था? रेज वॉइस अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस। वॉइस अपनी रेज करना अगेंस्ट अगर कहीं पे सोशल इनजस्टिस हो रहा। ओके, इनका एम, इस डे का एम, सॉरी। चलिए जी, ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।